हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था कि वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स की। तो हमने छः टेबल वाली कर ली थी, एक हमने डिजिट्स वाली कर ली, एक हमने नंबर्स वाली कर ली, फ्रैक्शन वाली हम कर रहे थे। तो एक ही क्वेश्चन दिया था फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड, तो आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, ये देखते हैं क्या रहा। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन निकालना है, हर बार की तरह अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले मुझे दो चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर x मान लेता हूँ, डिनोमिनेटर y मान लेता हूँ। यार एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर मैं 2 को किस में ऐड कर दूँ, न्यूमरेटर में भी ऐड कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दूँ। कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैंने 2 को न्यूमरेटर में भी ऐड किया, 2 को डिनोमिनेटर में भी ऐड किया। तो कह रहा है ऐसा करने से मुझे क्या मिल रहा है, 9/11, यानी कि मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा 9/11। 11x प्लस 2 और 9 इंटू वाई प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर इसको इधर, ये कितना हो जाएगा 11x, ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 9y, ये कितना हो जाएगा 18। शिफ्टिंग करो, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 11x माइनस 9y, 22 में से 18 क्या कितना बचा, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। सेकंड केस में क्या कह रहा है, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इस बार वो क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में भी अगर मैं 3 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दूं, द रिजल्ट विल बी 5/6। तो रिजल्ट कितना मिलेगा 5/6। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3। तो 6 इंटू एक्स इज 6x, 6 3 इज 18, 5 इंटू वाई इज 5y, 5 3 इज 15। शिफ्टिंग करो, 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। खत्म क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बुक का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे कॉपी करिए आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। कह रहा है एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है ना, वो उसके न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज़्यादा है, ठीक है। हमें नहीं समझ में आया क्या बात हुई, हमें सिर्फ एक चीज़ बात समझ में आई कि ये पूरे क्वेश्चन में एक चीज़ की बात हो रही है, दैट इज फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चेंज करूँ, दोनों में 3 ऐड कर दूँ, तो उन दोनों का जो रेशियो है वो 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो मुझे फ्रैक्शन निकालना है। फिर से अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या कंसीडर करूँगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को x बोल दिया, डिनोमिनेटर को y बोल दिया। अब इसमें मैं केस 1 लेके चलता हूँ। केस 1 में कहा उसने द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, ठीक है, इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। कह रहा है एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो उसके न्यूमरेटर के ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये जो है इससे 4 ज्यादा है। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो इस केस में जो ट्वाइस द न्यूमरेटर है वो क्या है, हमारे सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से छोटा है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, क्लियरली मेंशन है। अब दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस को 4 लगाना पड़ेगा ट्वाइस न्यूमरेटर के साथ। अब इसे शिफ्ट कर दो बस, या इसको वहाँ भेज दो, 2x माइनस x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। 2x में से x गया तो x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिए। सेकंड इक्वेशन में क्या होता है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को किससे इंक्रीज कर दूं, 3 से इंक्रीज कर दूं, तो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया। तो इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 2:3 के,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 2 इंटू वाई प्लस 3. 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 3 जा 9, 2y प्लस 6. कितना हो गया? 3x माइनस 2y प्लस 9 माइनस 6 बराबर 0. तो 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0. ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड. दैट्स इट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये वाला पार्ट एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ. उससे बोला था सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो ट्वाइस द न्यूमरेटर से 4 ज़्यादा है. ठीक है, 4 ज़्यादा है मतलब ये वाली टर्म बड़ी है और ये वाली टर्म छोटी है. और जब हमें बैलेंसिंग करनी होती है तो हम उस नंबर को उस जगह ऐड करते हैं जहाँ पे क्वांटिटी छोटी होती है. तो क्वांटिटी यहाँ पे न्यूमरेटर की साइड में है कि ट्वाइस न्यूमरेटर की साइड छोटी थी इसलिए हमने +4 किया. आप एक काम और कर सकते हो, इस +4 को उधर ले आकर माइनस भी कर सकते हो. तो अगर आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो भी आपको 2x मिलता है. क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसको इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 को इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे. सपोज मैंने कहा 10 इज 4 मोर देन 6. तो अगर 10 6 से 4 ज़्यादा है तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि 4 को 6 में ऐड कर सकता हूँ. और दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ? इस 4 को 10 में से माइनस कर सकता हूँ तो भी इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी. ठीक है, आप इसको कॉपी करिए, सॉल्व करिएगा घर में. अगला क्वेश्चन करते हैं. अब उसी की तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, काफ़ी हद तक सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखेंगे. उसने बोला द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, क्वेश्चन स्टार्टिंग वही है, कह रहा था सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. यहाँ पे सिर्फ ये बोला है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर. मतलब इस केस में सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. सिंपल सी बात है. अब जब भी हम कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे. न्यूमरेटर x कंसीडर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर y कंसीडर कर लेते हैं. अब उसने बोला क्या? कह रहा था सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. अब क्योंकि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, देन इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. किस में से? मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा उसे ट्वाइस द न्यूमरेटर में से, क्योंकि इस बार x प्लस वाई का जो सम है वो ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर से छोटा है. या तो आप ये कर सकते हो या आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको इसको बैलेंस करना है. ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, आप 3 को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो. और यहाँ पे अगर ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस. जो आपकी मर्जी हो वो करें. 2y को इधर लेके आ दो तो x प्लस वाई माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0. कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट. अब सेकंड इक्वेशन थोड़ी अलग है. ठीक है, इसने कहा कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर. तो जो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का हाफ हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर, इस बार उसने क्या करा? पिछली वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि पिछली बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो दिया था. इस बार क्या करा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में डिफाइन किया. ठीक है, तो इस बार उसने कहा कि अगर मैं न्यूमरेटर को 1 से और डिनोमिनेटर को भी 1 से डिक्रीज कर दूँ, देन इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का किसके बराबर हो जाता है? डिनोमिनेटर के हाफ के बराबर हो जाता है. सिंपल सी बात. 2 को इधर भेज दो, 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई माइनस 1. शिफ्टिंग 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. x माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0. कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा. ठीक है, कॉपी करिए. अगला क्वेश्चन करते हैं. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है, अगर इसे आप थोड़ा सा पढ़ें तो ये क्वेश्चन एजेस के ऊपर बेस्ड है. तो एजेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं. तो देखते हैं, वैसे तो आसानी होते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन. ठीक है,
क्या रहा है, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक फादर जो है वो उसकी बेटे की उम्र के किसके बराबर है, 3 टाइम्स के बराबर है। क्या रहा है, 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स, यानी कि आज से 12 साल बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन देन। तो आज से 12 साल बाद उस आदमी, उस फादर की जो एज होगी वो उसके बेटे की उम्र के किसके बराबर होगी, ट्वाइस के बराबर होगी। तो ये बताओ कि दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा, मुझे तो नहीं पता दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, ठीक है, एंड दैट ऑफ हिज सन बी y years, और उसके बेटे की उम्र y years बाद। कह रहा अब जो फादर की जो एज है, फादर की एज x है, तो फादर की जो एज है वो बेटे की उम्र के किसके बराबर है, 3 टाइम्स के बराबर। तो ये क्या हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन में कोई काम नहीं करना था। अगले केस में जो मुझसे बात हो रही है वो आफ्टर 12 ईयर्स की हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फादर और बेटे की, अगर फादर आज 30 ईयर्स के और बेटा आज 10 ईयर्स का है, तो आफ्टर 12 ईयर्स दोनों की उम्र 12 ईयर्स बढ़ जाएगी। तो अगर दोनों की उम्र 12 ईयर्स बढ़ जाएगी, तो आज से 12 साल बाद दोनों की उम्र 12 साल बढ़ गई। कह रहा है जो फादर की एज है, फादर की जो एज है वो उसके बेटे के किसके बराबर है, ट्वाइस के बराबर। किसके बराबर है, बेटे की उम्र के ट्वाइस के बराबर। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वहाँ पे क्यों लगा, तो अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा। कन्वर्ट करो इसे, तो x माइनस 2y प्लस 12 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। सॉल्व करना हम सबको आता है, तो समझ में आ गया। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे कॉपी करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो उससे कह रहा है क्वेश्चन, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कह रहा है, जो फादर की एज है वो किसके बराबर है, उसके 2 बच्चे हैं, उन दोनों की उम्र का जो सम है उसके 3 टाइम्स के बराबर है। कह रहा आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो ये बताओ कि फादर की एज क्या है, ठीक है। तो जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सपोज करो मैंने फादर की एज को x मान लिया, तो मैं उसके 2 बच्चों की उम्र को y और z मानूंगा, ठीक है, या तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फादर की एज को हम x मान लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है तुम्हारे पास, क्या, तुम्हें सिर्फ फादर की एज निकालनी, तुम्हें बच्चों की उम्र नहीं निकालनी। तो क्योंकि बच्चों की उम्र निकालनी तो निकालनी ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों बच्चों की उम्र की एज का जो सम है उसे y मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, और सम ऑफ एजेस को तो मैंने y बोल दिया, तो x किसके बराबर हो गया, 3 की। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। अब बात हो रही है आफ्टर 5 years की, तो आज से 5 साल बाद फादर की उम्र 5 years बढ़ चुकी होगी और बच्चों की उम्र भी 5 years बढ़ चुकी होगी, बिल्कुल सही ना, बिल्कुल गलत। अब ये है कितने बच्चे, 2, ये 2 बच्चों की उम्र जिसका मैंने सम y माना। तो अगर एक की 5 साल बढ़ेगी तो दूसरे की भी तो 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। अब उसने क्या बोला, आफ्टर 5 years द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन। तो यानी कि फादर की जो एज है वो बच्चों की उम्र के सम के ट्वाइस के बराबर होगी। बस खत्म क्वेश्चन। तो 2y और ये 10 हो जाएगा, 10 into 2 is 20, शिफ्टिंग। तो x
प्लस एक्स माइनस 2y प्लस 5 माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह करके ये क्वेश्चन करना था। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन था। जो भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा दोबारा सॉल्व। इसे कॉपी करिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है 2 years ago a father was 5 times as old as his son। कह रहा है आज से 2 साल पहले तो फादर की उम्र थी वो उसके बेटे की उम्र के 5 टाइम्स के बराबर है। 2 years later, अब यहाँ पे थोड़े कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 years later मतलब 2 years ago पास्ट टेंस में चले गए, और अगर 2 years आगे आएंगे तो हम तो प्रेजेंट पे आ जाएंगे। नहीं, तो 2 years later जब भी लिखा होगा इसका मतलब प्रेजेंट से 2 साल आगे। उसने बोला 2 years ago his age मतलब यहाँ पे फादर की बात हो रही है। his age will be 8 more than 3 times the age of his son। तो मुझे प्रेजेंट एज फादर की और सन की निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या कंसीडर करता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and that of his son be कितना y years। उसके सन की एज हम फादर की उम्र हमने x मान लिया और सन की उम्र हमने y मान ली। कह रहा है फादर की जो एज है वो उसके बेटे की उम्र के 5 टाइम्स के बराबर है, लेकिन ऐसा कब होगा, 2 साल पहले। ठीक है, तो अगर मैं 2 years लेटर की 2 years अगो की बात करूं, 2 years अगो, तो अगर प्रेजेंट एज फादर की x और उसके सन की y है तो आज से 2 साल पहले उनकी दोनों की उम्र 2-2 साल कम रही होगी। ठीक है, दोनों की उम्र 2-2 साल कम रही होगी। अब उसने बोला 2 years ago a father was 5 times as old as his son। तो फादर की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र के किसके बराबर थी, 5 टाइम्स। ठीक है, तो x माइनस 2 5y माइनस 10 शिफ्टिंग, तो x माइनस 5y माइनस 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अगले वाले केस में कहा उसने 2 years लेटर। 2 years लेटर मतलब हम फ्यूचर में चले गए। तो अगर फादर की प्रेजेंट उम्र x है और बेटे की प्रेजेंट उम्र y है, तो आज से 2 साल बाद दोनों की उम्र कितनी साल बढ़ चुकी होगी, 2 years का इंक्रीज आ चुका होगा कि दोनों की उम्र में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसने बोला हिज एज मतलब फादर की जो एज है वो उसके बेटे की उम्र के 3 गुना से, वो उसकी बेटे की उम्र के 3 गुना से 8 साल ज़्यादा है। ठीक है, तो फादर्स एज इज 8 more than 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटे की जो उम्र है वो उसके 3 गुना से भी 8 साल बड़ी है फादर की उम्र। तो फादर की उम्र तो x+2 है, तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, y+2, उसके 3 टाइम्स से 8 साल बड़ी। ठीक है, बस फॉर्मेशन हो गई 3y प्लस 6 प्लस 8, तो x माइनस 3y शिफ्टिंग करी, ये कितना हो गया 14 प्लस का 2, इधर आया तो माइनस का 14, तो x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, क्वेश्चन खत्म। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, बात खत्म। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इसका दूसरा टाइप देखना है, इसे कॉपी करिए। अब ये कोई अलग क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो अभी तक कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। कह रहा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अगर इतनी स्टेटमेंट समझ ली तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। उसने बोला एक लेंडिंग लाइब्रेरी। लेंडिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइब्रेरी जो आपको बुक्स क्या करती है, लेंड करती है, उधार देती है कुछ दिन पढ़ने के लिए। कुछ इस तरह से कि फर्स्ट 3 days का उनका चार्ज फिक्स है। ठीक है, फर्स्ट 3 days का चार्ज फिक्स है, और उसके बाद आप 3 दिन के बाद जितने भी दिन एक्स्ट्रा रखोगे हर डे का आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा।
एग्जाम्पल आपके लिए बहुत, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो आप ओला में ट्रैवल करते हो, उबर में ट्रैवल करते हो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, अगर आप में से कईयों ने ट्रैवल किया हो तो क्या होता है, जैसे आप बैठे, ठीक है, तो एक होता है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब आप बैठे, आपको ये चार्ज देना ही पड़ेगा। सपोज करो फिक्स चार्ज है ₹50 का, ठीक है। और फिर चार्ज होता है चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से। सपोज करो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो ₹6 है। तो अगर आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ₹50 तो आपको पे करना ही है, ये फिक्स चार्ज है, ठीक है। प्लस, ठीक है, आपने 1 किलोमीटर का कितना पे करना है, ₹6। तो 10 किलोमीटर का कितना पे करोगे, 6 × 10, तो 50 + 6 × 60। तो आपको कितना रुपए पे करने पड़ेंगे, ₹110 फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो वही कुछ ऐसा ये कह रहा है कि अगर एक लैंडिंग लाइब्रेरी है और उसकी फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको एक फिक्स आपको पर डे की चार्ज देना पड़ रहा है, तो आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर सरिता ने एक बुक के लिए कितने पैसे पे करे, ₹27 पे करे, जहाँ पर उसने बुक कितने दिन के लिए अपने पास रखी थी, 7 डेज के लिए रखी थी। वहीं सूजी ने एक बुक के लिए ₹21 पे करे, जहाँ पर उसने बुक अपने पास 5 डेज के लिए रखी थी। तो दो चीज़ें, तो चार्ज पर डे और एक फिक्स चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले अजम्पशन करूँगा, क्या करूँगा, अजम्पशन। तो मैं मान लेता हूँ लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर कितने डेज, 3 डेज बी ₹X। पहले 3 दिन के लिए जो मेरा फिक्स चार्ज है उसे मैंने X मान लिया, एंड चार्ज पर डे मतलब उसके बाद जितने भी दिन के लिए आप बुक रखोगे उसको मैंने कितना मान लिया, ₹Y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे सरिता का केस देखना है। भाई सरिता ने बुक को कितने दिन के लिए रखा, 7 डेज के लिए। तो अब अगर हम सरिता की अमाउंट ऑफ मनी को निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखा, ठीक है, तो 7 दिन के लिए बुक रखी तो ₹X तो वो पे करेगी, कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए। 3 दिनों के लिए वो कितने रुपए पे करेगी, ₹X पे करेगी। उसके बाद उसे ₹Y पे करना है फॉर 1 डे, और उसने बुक रखी है 7 डेज के लिए। तो 7 में से 3 डेज की प्राइस तो ₹X है, तो बचे कितने दिन, 4 डेज। तो मैं अब अगर एक दिन के ₹Y करने हैं तो 4 दिन के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 4Y। ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 27 टोटल अमाउंट ऑफ मनी। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है कि सूजी ने ₹21 पे करे और उसने बुक को रखा 5 डेज के लिए। तो पहले 3 दिन के लिए कितने रुपए देगी, X, बचे कितने दिन, 2 दिन, और एक दिन के ₹Y, तो 2 दिन के 2Y, कितना हो गया, 21। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास बुक में टैक्सी के ऊपर बेस्ड भी है कि एक टैक्सी है कि एक सिटी में एक टैक्सी इस तरह से चलती है कि उसके पास एक फर्स्ट किलोमीटर के लिए या फिर उसका एक फिक्स चार्ज है, और उसके बाद जितना किलोमीटर ट्रैवल करोगे उस हिसाब से आपको मनी, अमाउंट ऑफ मनी पे करनी है। तो वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले आप इसे कॉपी करिए, अगला करते हैं। अब जैसा क्वेश्चन हमने कर लिया वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, लाइब्रेरी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो पढ़े। Similar, the taxi charges in a city comprises of a fixed charge together with the charge for the distance covered, ठीक है। उससे बोला एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फिक्स चार्ज है और उसके बाद आपको जो चार्ज देना है वो किसका देना है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि पर किलोमीटर का चार्ज, ठीक है। कह रहा फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹75। अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको ₹75 पे करने हैं। वहीं अगर आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको ₹110 पे करने। तो ये बताइए कि चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज कितना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। तो करना तो वही है जैसा पिछला क्वेश्चन किया, क्या, लेट फिक्स चार्ज, हम फिक्स चार्ज को कितना मान लें, फिक्स चार्ज भी ₹, फिक्स चार्ज को X मान लिया, एंड चार्ज पर किलोमीटर भी
रुपीज़ और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो हमने वाई रुपीज़ मान लिया। ठीक है, अब मैंने कितना किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी 10 किलोमीटर की। तो केस 1 में देखूँ, अब अगर मैं टैक्सी के में बैठा हूँ तो मुझे फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है, तो यानी मैं एक्स रुपीज़ तो पे करूँगा ही करूँगा। उसके बाद मैंने डिस्टेंस कितने किलोमीटर का कवर किया 10, मेरे को 1 किलोमीटर के कितने पैसे देने हैं वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के कितने दूंगा 10 इंटू वाई। ठीक है, अब ये मेरा फिक्स चार्ज, ये मेरा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और अब मुझे टोटल प्राइस निकालनी है तो क्या करूँगा, दोनों का ऐड कर दूंगा। अब बताया हुआ है कि 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने हैं 75, तो मेरी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। उसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ, कह रहा मैं कितने किलोमीटर कवर कर रहा हूँ 15 किलोमीटर। अब मैं टैक्सी में बैठ गया तो मुझे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर के मुझे वाई रुपीज़ दे रहे हैं, तो 15 किलोमीटर के कितने दूंगा 15 वाई प्लस दोनों का ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 110। कौन सी इक्वेशन बन गई सेकंड। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट और बचा है, तो आई थिंक हमें 1-2 लेक्चर और लेने पड़ेंगे, उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, वर्कशीट आ जाएगी इसके ऊपर बेस्ड, उसके आगे काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।